नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं सर इंडिया टाइम्स। दोस्तों, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि राजनीति का मिजाज बदल रहा है। राजनीति वर्तमान की बजाय अतीत पर ज्यादा बात करती है। लोकसभा का सदन इस समय सेशन चल रहा है। इसी सेशन के बीच में प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं। ये ऐसे देश हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। वहां प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं और क्यों सदन के बीच से गायब हो जाते हैं, ये एक सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री आखिर इन देशों से क्या लाभ लेकर आएंगे हमारे देश के लिए, जो खुद दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो, जो खुद अपनी जो भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहे हो, उनसे क्या लेके आएंगे प्रधानमंत्री। आज सवाल ये भी उठ रहे हैं गलियारों में, और गलियारों में ये भी सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री सदन जब चल रहा हो, अक्सर सदन के जब भी सदन चलता है, प्रधानमंत्री विदेश क्यों भाग जाते हैं। उन सवालों के जवाब, जो सवाल सदन में उठे हैं, उनके जवाब आखिर देगा कौन। देश का गृह मंत्री एलओपी को धमका देता है, देश के प्रधानमंत्री नेहरू पर सब चीजों को थोप कर चले जाते हैं, तो आखिर इस देश में जवाब देगा कौन। इससे पहले कि हम सवालों पर आए कि इन सवालों के जवाब नहीं देंगे प्रधानमंत्री, मैं आज आपको थोड़ा सा अतीत की बातें बताता हूं। अतीत की बात कि कौन प्रधानमंत्री कितने दिन रहा और उसने कितने देशों की यात्रा की, और वर्तमान प्रधानमंत्री के खर्चे में कितने खर्चे हुए हैं अब तक, वो सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर इतना पैसा खर्च करके इस देश को मिला क्या। आप खुद सोच लीजिएगा इस बात को, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा इस बात को। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक वो प्रधानमंत्री रहे, करीब 11.25 साल। उन्होंने 46 देशों की यात्रा की। उस समय देश के हालात क्या थे, आप खुद समझ सकते हैं। देश एक गरीबी की रेखा से भी नीचे जी रहा था। उस समय यात्रा की और विदेशों से फंड का इंतजाम, उस समय जो भाखड़ा नागल बांध था उसके लिए और आईआईटी वगैरह के लिए जो उन्होंने जुटाया, वो एक मिसाल है इस देश के लिए कि अगर वो नहीं होती, जो इसरो नहीं होता तो आज कैसे तेजस बन पाता। अगर आईआईटी नहीं बनती तो इंजीनियर, आईटी के इंजीनियर कैसे बन पाते, और भाखड़ा नागल बांध ना होता तो बिजली कैसे उत्पादन होती इस देश में। उसके लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विदेश यात्रा पर गए और वहां से फंड इकट्ठा किया। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक रहे, इन्होंने 8 देशों की यात्रा की। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रही। उसके बाद 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री, उनकी हत्या तक इन्होंने 69 देशों की यात्रा की। उसके अलावा मोरारजी देसाई 1997 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने 5 देशों की यात्रा की। चौधरी चरण सिंह 1979 से 80 तक रहे, इन्होंने किसी देश की यात्रा नहीं की। ये केवल एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी विदेश यात्रा पर नहीं गए। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक रहे, उन्होंने 41 देशों की यात्रा की। कंप्यूटर को राजीव गांधी इस देश में लेकर आए थे। वीपी सिंह 1989 से 1990 तक रहे, इन्होंने 4 देशों की यात्रा की। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक रहे, उन्होंने 2 देशों की यात्रा की थी। उसके अलावा जो पीवी नरसिम्हा राव थे 1991 से 1996 तक, इन्होंने 34 देशों की यात्रा की। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक रहे, उन्होंने 32 देशों की यात्रा की। एल.के. गुजराल ने 1997 से 1998 तक 6 देशों की यात्रा की। एच.डी. देवगौड़ा ने 1996 से 97 तक 6 देशों की यात्रा की। मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक
46 देशों की यात्रा की। ये कुल प्रधानमंत्रियों का है। अब हम आते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से और अब तक ये 94 यात्राएं कर चुके हैं। जो इन 3 यात्राओं को छोड़कर जो जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, इन पर अब तक कुल 362 करोड़ रुपए इन्होंने 5 साल में खर्च हुआ, यानी 21 से और 25 तक, 25 का अक्टूबर तक 362 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और अगर इनका ब्रेकअप देखा जाए तो 2021 में 36 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 2022 में 55 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 23 में 93 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 24 में 109 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इनमें सबसे महंगी यात्राएं जो रही प्रधानमंत्री की वो अमेरिका और फ्रांस की रही। अमेरिका में यात्रा में 75 करोड़ रुपए के करीब एक बार में खर्च हुआ है प्रधानमंत्री का। उसके अलावा फ्रांस की यात्रा में 41 करोड़ रुपए खर्च हुए करीब करीब, और जापान की यात्रा में 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सब टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर का पैसा प्रधानमंत्री के ऊपर जो खर्च हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी का दायित्व बनता है कि जो यहां सवाल उठते हैं उनका जवाब दें। सवाल गौरव गोगोई ने उठाए। गौरव गोगोई ने जवाहरलाल नेहरू पर उन्होंने बोला था, प्रधानमंत्री ने उस पर सवाल उठाए। शताब्दी रॉय ने सवाल उठाया, वो भी मैं भी आपको सुनवाऊंगा। सारे सवाल एक साथ मैं आपको सुनवाऊंगा। सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मैं पेपर मेरा कैंसिल कर दिया था, अगर मैं वो पेपर कोर्ट के थ्रू नहीं अपना कराती तो मैं आज लोकसभा की सदस्य ना होती। उसके अलावा राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए चुनाव आयोग पर, वो बड़े अहम सवाल है। राहुल गांधी सीधा बोल रहे हैं कि आप वोटर लिस्ट हमें चुनाव से 1 महीने पहले दे दीजिए, वो भी मशीन रीडिंग। उसके अलावा आप जो मशीन है उसका, ये मशीन में कौन से फंक्शन क्या काम करते हैं उसका हमें बता दीजिए। उसके अलावा जब काउंटिंग होती है उस समय उसकी वो कर दीजिए, और भी अगर इस मशीन को चलाना चाहते हैं वीवीपैट भी दे दीजिए। ये भी मैं अभी आपको सुनवाता हूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप अतीत की बातों को छोड़कर वर्तमान की बात कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नेहरू के लिए, वो आपको सुन लिया आपने, एक बार फिर सुन लेंगे आप। और अमित शाह ने किस तरह धमकाया लीडर ऑफ अपोजिशन को और गाली तक दी, ये भी आप देख लीजिए एक साथ। तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। आप सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज माननीय, नो सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर, बैठो मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। एक मिनट, एक बारी में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए,
उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाएं। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। और वो आज of the complete capture of the election commission by the people across the aisle. Electoral reform is very simple. The point is nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Everybody. जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था
तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। आप इतना बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया, इसकी सरकार गिरा दी, आपने क्या किया? आपने से उससे ज्यादा किया। पता है मैडम, हमें पार्टी अभी कृष्णा जी कह रहे थे कि उनको 9 महीने पहले सिंबल मिला। कृष्णा जी, मुझे तो सिंबल मिलता ही नहीं। 2 महीने मिला। आप सोचिए मैडम, हमको तो कोर्ट जाना पड़ा। अगर मैं कोर्ट नहीं जाती तो सांसद भी नहीं बनती। गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थर फेंके गए, बंदूक निकाली गई। ये कौन सा राज्य है? ये है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और उसके बाद ईवीएम के लॉक भी तोड़े गए और ये सारा टीवी पे दिखाया। मैं आरोप नहीं कर रही हूं, यहां हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं। और यहां पूरे चुन के कौन आए? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैडम। यहां जो चुन के आए वो सारे परिवारवाद वाले। अब देखिए, आप सोचिए, अब बिना इलेक्शन मोदी जी सबसे विश्व गुरु, सबसे पॉपुलर है दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई भले हारे पर लड़ता तो है। मैं समझ सकती हूँ 1 अनअपोज 2 अपोज, 25 अनअपोज हो सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी, आप न्याय दीजिए हमें। अरे किस बात की लोकप्रियता, छोड़िए। ईडी सीबीआई का उनके साथ निकालोगी ना तो हमारे ही साथ उसमें के 10 है, वही आपके साथ है। अभी कुंडली उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ उनकी। शिरूर में एक वहां 1000 वोट्स, 1000 शिरूर में, ना घर है ना कुछ है। आरटीआई करवाया किसी ने कि 1000 वोट आए कहां से? तो ये वोट कहां से आए? हवा से आए। उसको चैलेंज किया है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम। है होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है। हम जाते हैं, मिलते, नील बाय माउथ होता है, जिप। उन्होंने मौन व्रत रखा है। ये चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण है कि इस देश में, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ लेकिन ये वास्तव है, भले ये माने या ना माने, कृष्णा जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस देश में अगर वो सारे पेपर और मैगजीन्स भी पढ़े, उन्होंने काफी कोट किया आज कि सबके मन में एक बात है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। ऐसी एक सोच समाज में आज है। हमारे यहाँ मैडम पंचायत की इलेक्शन हुई है, यहाँ मस्के जी भी बैठे, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तव कह रही हूँ, पूरी चीज मैं ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ। मैंने लाया है सब कागज मेरे साथ। क्या हुआ? पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। कि इसी इलेक्शन कमीशन में न्यू पंचायत, नई सरकार, 200 एमएलए आए आउट ऑफ 288, सुप्रीम पावर। कौन पूछ रहा है उनको? वहां सब तो इन्हीं की सत्ता है, एलओपी भी नहीं है वहां। इतनी उनको भरोसा महाराष्ट्र की जनता दिया नहीं दिया कैसे वो तो अलग। वो तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है। जितनी देर आपके हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे।
आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही बना कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए, सुन लीजिए, बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर, मैं आपके माध्यम से सलाह दे रहे हैं, हम छोड़ना नहीं। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य, आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको AC के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो PMO में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है PMO के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। क्या Please address the chair. Honorable member, please address the chair. Please address the chair. सभापति जी, ये हर समय इनके दिमाग में हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई कुछ नहीं। मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाई, और सभापति महोदय, बंगाल की जिस सरकार के मुख्यमंत्री AK फजलुल हक थे, उसमें इनके सम्मानित नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे। मंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव है, विश्व गुरु है। तो ये कौन सी लोकप्रियता है कि EVM से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी? तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है, कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे, कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। आप कौन होते हो? आपका पावर क्या है? बॉर्डर किसका है? BSF के। BSF किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे, ना वो इनविजिबल मैन है,
वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना, तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है अपोजिशन। एक चीज शुरुआत में कहना चाहता हूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का एक खंड है पहला, जिसका शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो मेरे लिए यह अवसर 150वीं वर्षगांठ या सालगिरह इस खूबसूरत गीत का एक अवसर भी है आकलन करने का। सदन में यह तो साबित हो गया है कि ओम बिरला विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं, विपक्ष के खिलाफ काम करते हैं। विपक्ष वाला कुछ भी कहे तो उस पर रोका टोकी करते हैं। अगर अमित शाह गाली भी दे तो वो खुश होते हैं, जैसे आका ने आशीर्वाद दे दिया हो, ये आका का आशीर्वाद है। परंतु मेरा गाली दी उन्होंने, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, परंतु संसदीय भाषा होनी चाहिए, गैर संसदीय भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल मैंने आज जो उठाए हैं, जब विदेश यात्राओं पर इतना पैसा खर्च होता है और प्रधानमंत्री विदेश भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री वो इस देश के लिए है, इस सदन में जवाब देने के लिए है। हर सवाल का जवाब उन्हें यहां सदन में बैठकर देना चाहिए, हर सांसद की बात उन्हें सुननी चाहिए, हर उस लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात सुननी चाहिए जो अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर आप उनका रिवर्ट करिए, उनका जवाब दीजिए। आप है कि बाहर भाग जाते हैं, बाहर से किसका फायदा कराते हैं? अदानी का, अंबानी का। देश का क्या फायदा हुआ? अमेरिका आने को आपने दुश्मन बना लिया, रूस के आप पीछे लगे हुए, रूस के राष्ट्रपति अभी आए, उनसे तेल लेना आपने बंद कर दिया। आपका मेक इन इंडिया का सपना धराशायी कर दिया चाइना ने, वहां से आप बार बार सामान खरीद के मंगवा रहे इस देश के व्यापारी। आप जाते किस काम के लिए हैं? और इथोपिया आपको क्या दे देगा, जॉर्डन आपको क्या दे देगा, और ओमान आपको क्या दे देगा? सोचने वाली बात है। आप यहां सांसदों के जवाब दीजिए या पब्लिक की बात सुनिए। पब्लिक आपसे सवाल कर रही है कि आप भुखमरी पर बहस करिए ना, आप बेरोजगारी पर बहस करिए ना, आप जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर बात करिएगा ना। और संजय सिंह ने किस तरह आपसे की जो राष्ट्रीयता उस पर उंगली उठाई है, ये भी आप देख लीजिए एक बार। चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ, आप अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। सवाल यहां यह नहीं है कि विदेश यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री या नहीं जा रहे हैं। सवाल यहां यह है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको इस देश के नागरिकों के सवालों के जवाब तो देने ही चाहिए। ऐसा तो मेरा भी मानना है, सभी लोगों का मानना है। आप मानो ना मानो, आपकी मर्जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।